हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कहते हैं अगर रोड की बात करें तो वो बहुत ही कॉस्टली भी होती है, एरोप्लेन की बात करें तो बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो वो भी कॉस्टली होती है परिवहन के अंतर्गत। लेकिन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई मेंटेनेंस इतनी अधिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये विदेशों को जो है साथ में जोड़ती है। तो हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं जल परिवहन की। देखिए, जल परिवहन एक ऐसा संसाधन है जिससे कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको मैं बता दूं कि जब भारत में पहली बार वास्को डिगामा आया था तो इसी मार्ग को ही अपनाया था और भारत की खोज की। जाना था उसने, वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया भारत, और भारत के जो है काफ़ी जो है फ़ायदा उठाया उसने। तो कहते हैं जल परिवहन इतना ही अच्छा संसाधन है, लेकिन देखा जाए तो आने वाला समय में आज जो है जल परिवहन का उपयोग बहुत ही कम गया है। कहते हैं टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है, लेकिन जल परिवहन का जो सुविधाएं हैं बहुत ही कम गया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चाई है और जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहते हैं जल परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो जल परिवहन के अंतर्गत ये बात साफ आती है कि भारतीय मुख्य भूमि तथा उसके द्वीप समूहों को मिलाकर भारतीय समुद्र तट रेखा की लंबाई अगर देखा जाए तो 6100 किलोमीटर से कुछ अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की अगर हम निचले साइड देखें तो आप देख सकते हो कि समुद्री तटरेखा की लंबाई काफ़ी विस्तृत है और 6100 किलोमीटर से कुछ अधिक ही है। और इस लंबी तटरेखाओं पर जो है 12 प्रमुख बंदरगाहें हैं। ठीक है, ये बंदरगाहें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सोचिएगा कि बंदरगाह आज का है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये अंग्रेज़ों से भी पहले के टाइम से बंदरगाह बने हुए हैं, जहाँ पर व्यापार जो है दुनिया के हर एक क्षेत्र से की जाती है, जिनका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार स्वयं ही इसका प्रबंधन करती है। और इसके अतिरिक्त जो है 186 छोटे बंदरगाह भी है जिनका निर्माण राज्य सरकार करती है। यानी कुछ का जो है 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनको केंद्र सरकार जो है मेंटेनेंस करती है, लेकिन 186 जो है छोटे बंदरगाह उसको राज्य सरकार करती है। और इन 12 प्रमुख बंदरगाहों से देखा जाए तो 3840 लाख टन सामान का जो है समुद्र यातायात निर्यात किया जाता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, 3840 लाख टन सामानों का आदान प्रदान किया जाता है और विदेशों में भेजा जाता है, विदेशों से लाया जाता है। तो इतनी बड़ी परिवहन शायद ही किसी क्षेत्र में संभव हो। और ये 12 प्रमुख बंदरगाह देश के जो है अंतर्राष्ट्रीय जल जनित व्यापार का जो है 90% व्यापार संभालते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि ये 12 प्रमुख बंदरगाह जो है देश के अंतर्राष्ट्रीय जल जनित व्यापार का 90% का व्यापार जो है संभालती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी समुद्री तट पर जो है प्रमुख बंदरगाह कंदाला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, कहते हैं नसावेसवा, मुंबई, पोताश्रय के ठीक विपरीत स्थित है। मरमागोवा, न्यू मंगलोर और जो है कोची ये प्रमुख है। और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पश्चिमी समुद्री तट वाले प्रत्येक राज्य के जो है अंतर्गत कम से कम एक बंदरगाह जरूर है। और अन्य 5 बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो क्रमशः तूतुकुड़ी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी तटवर्ती राज्यों में भी कम से कम एक बंदरगाह प्रत्येक राज्य में जरूर है। और इन सभी के 12 प्रमुख बंदरगाहों के जो है नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से सबसे आधुनिक एवं सजा संपन्न है। यानी देखा जाए तो सबसे संपन्न जो है मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे अधिक विस्तृत और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ अगर चर्चा करें तो कहते हैं जल परिवहन एक सस्ता साधन है जो विदेशी व्यापार के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। कहते हैं भारत के लिए अगर रास्ता खुला है तो जल परिवहन के द्वारा ही खुला है, और विश्व के हर क्षेत्र से जो है जल परिवहन के अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में जो है व्यापार होता है। भारत के अगर समुद्री तटों से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात को है जो 90% भाग इन्हीं 12 प्रमुख प्रत्नों से जो है संपन्न किए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो और भी तब बन जाता है जब हम मैप का स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं, मैप में देखते हैं कि ये बंदरगाह किस प्रकार दिखते हैं और इनका क्या है जो है कंडीशन है, क्या इनका पोजीशन है। अब यहाँ मैप में भी देख सकते हो कि भारत पतन और जल मार्ग जो है कितना महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है। कहते हैं भारत के उत्तरी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ कहीं भी बंदरगाह नज़र नहीं आता, क्योंकि इधर जो है समुद्र का कोई भी नामो निशान नहीं है।
लेकिन अगर हम मुंबई से स्टार्ट करें कोलकाता तक पहुँचे, कहाँ से होते हुए, कन्याकुमारी से होते हुए हम कोलकाता तक पहुँचे, तो इस क्षेत्र में जो है पूरे ही समुद्र एरियाओं से ही घिरा हुआ है, चाहे वो लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो। तो सबसे बड़ा जो अगर तंत्र देखिएगा तो हरदिया कलकत्ता का जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा महत्वपूर्ण जो है चेन्नई का, और तीसरा जो है मुंबई का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये देखिए वहाँ पर लिखा भी है कि पोरबंदर से आती है कांची को कटवला। देखिए पश्चिम एशिया से किया जाता है, अफ्रीका से भी की जाती है मुंबई के क्षेत्रों में व्यापार, और जो है सेलेसियस को भी जाता है। वही अगर देखिए कोची भी है, मैंगलोर भी है, हमारा मगाओ भी है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नगापट्टनम से भी दिख रहा होगा आपको, जो है यहाँ पर पतन और जलमार्ग के रूप में। चेन्नई तो है ही है, विशाखापट्टनम भी है, और देखिए यहाँ चेन्नई से जो है मलेशिया से आती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो कलकत्ता से आती है वो थाईलैंड को से जाती है और जाती है। इसी तरह जो है ये पतन और जल मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है व्यापार के लिए, और कहते हैं ये व्यापार में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान डालता है और ज़रूरी भी है। कहते हैं पुरातन समय से हम इन्हीं चीज़ों का जो है प्रयोग करते आ रहे हैं, और इसका बहुत ही फ़ायदा वाला जो है व्यापार होती है इसमें। यदि बात करें अनंत स्थलीय जलमार्ग की, तो ये आपको मैं साफ कर दूं कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्गों की स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है। यानी अंतःस्थलीय जलमार्ग की जो है संतोषजनक स्थिति नहीं है। भारतीय अनंत स्थलीय जलमार्ग यद्यपि हम बात करें तो कहते हैं 14,500 किलोमीटर है, परंतु केवल 2,700 किलोमीटर लंबाई के जलमार्ग में ही मशीनीकृत नौकाएं एवं स्टीम चलाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो जहाँ 14,500 किलोमीटर है वहीं पर सिर्फ 2,700 किलोमीटर लंबा ही जो है मशीनीकृत नौकाएं का जो स्टीमर चलाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में कुछ अनंत स्थलीय जलमार्गों की विशेषताएं कुछ दिखी गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो कहते हैं इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी में जलमार्ग करीब 1,620 किलोमीटर की लंबाई से उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो है गंगा नदी में जलमार्ग जो है करीबन 1,620 किलोमीटर की लंबाई में उपलब्ध है। इसमें हल्दिया के जो है पटना तक बड़े जलयान स्टीमर चलाए जा सकते हैं, और इस जलमार्ग की जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है। अगली पॉइंट की हम बात करें तो कहते हैं ब्रह्मपुत्र। कहते हैं दूसरा पॉइंट कहता है ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो है नौवहन योग्य जलमार्ग जो है 1,384 किलोमीटर लंबाई में जो है डिब्रूगढ़ तक उपलब्ध है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से जो है डिब्रूगढ़ तक की लंबाई काफ़ी महत्व रखता है, और इस लंबाई का केवल 8,891 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में आता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस लंबाई का केवल 891 किलोमीटर भारत के क्षेत्र में आता है, बाकी बांग्लादेश के अंतर्गत जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। कोलम्बस एवं जो है कोटापुरम होती हुई पश्चिमी तटीय नहर तथा चंपाकार और जो है उद्योग मंडल नहर, जो कि केरल की लंबाई जो है 205 किलोमीटर तक है, जिसमें जल मार्ग उपलब्ध रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बात अगर अगले पॉइंट की करें तो कहते हैं दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी और महानदी के निचले प्रवाह क्षेत्रों में भी अंतस्थलीय जलमार्ग बनाए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मौजूद जो है बकिंगम नहर जो पहले जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त थी, अब जो है अप्रयुक्त स्थिति में है। देखिए पहले जो ये मार्ग हुआ करता था, उपयोग की जा रही थी, लेकिन आज जो है उस मार्ग को ही बंद कर दिया गया, आज उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए कि बहुत से मार्गों का हम उपयोग बखूबी कर सकते हैं, और जल मार्ग तो आपको पता है बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुलभ होती है, लेकिन फिर भी जो है हम जल मार्गों का उपयोग आज नहीं कर रहे हैं, और आजकल जो है हम पेट्रोल डीजल पर ही आश्रित हो गए हैं। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, तो उसके विषय में जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इसका प्रयोग अधिक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कुछ कारक हैं जो प्रभावित तो करेंगे ही करेंगे। तो पहला तो यही कारक आता है कि नदियों के जल का अधिकांश भाग जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाना, यानी नदियों के जल का अधिकांश भाग जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए परिवहन में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। नदियों के जल में निरंतर जो है अवसाद जमा होते रहने से जल की गहराई कम होना, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि नदियों में अक्सर आप देखते हो कि बाढ़ के जो लहरें चलती रहती है, और अपने साथ लाए बहुत से अवसाद जो होते हैं नदियों में जम जाती है, जिसकी वजह से जो नदियों की गहराई होती है वो धीरे धीरे कम जाती है, और इसमें कोई भी जो है जल मार्ग का उपयोग करना खतरे से खाली नहीं रहता है। नदी जल के स्तर में मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जैसा मौसम होता है वैसा ही नदियों में उफान देखने को मिल ही जाता है।
नदी मार्ग में पुली छोटे एवं बहुत जलप्रात की मौजूदगी रहती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नदी मार्ग में पुलों और छोटे बड़े जलप्रात की मौजूदगी होती है, जिसकी वजह से जो है बड़े बड़े नौकाओं को चलाना संभव नहीं रह जाती है। उसके पश्चात आता है रेल परिवहन। सड़क परिवहन के दिनों दिन बढ़ती सुविधाओं ने असामान्य प्रतिस्पर्धा स्थापित कर दी है। तो जनरल सी बात है, कहते हैं अगर दूसरा रेल परिवहन हो, सड़क परिवहन हो, तो लोग है जल परिवहन का उपयोग नहीं करते। पहले समय में जब नहीं था ये सब चीज़ें, तो जल परिवहन का जो है बखूबी प्रयोग किया जाता था, जो कि सही भी था और प्रदूषण रहित भी था। इसलिए भारत का अंतरस्थलीय जलमार्गों का उचित विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन मार्गों ने से जो परिवहन व्यापार यातायात रेल और सड़क परिवहन के सामने प्रतिस्पर्धा में सक्षम नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है हम जल मार्ग का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है कि जल मार्ग जो है बहुत सुलभ है और प्रदूषण रहित है। तो हमें जल मार्गों का ही उपयोग करना सुनिश्चित करना चाहिए और आने वाला समय में देखना कि जल मार्गों का ही उपयोग किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहे। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो जो है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अगर शेयर करना है और साथ में जो सब्सक्राइब भी करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त न हो। और साथ में अगर कभी कोई अगर टॉपिक देखना चाहिएगा, अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को ढूंढना चाहिएगा, तो शायद आपको यूट्यूब पे कहीं ना मिले। और सब्सक्राइब करने का बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको होम पेज मिल जाता है जहाँ पर सारे वीडियो उपलब्ध होते हैं। साथ में अगर आप कोई क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो, सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो या टॉपिक के अंतर्गत देखना चाहते हो, तो इसका भी प्रावधान जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है, जहाँ पर 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है। कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हो, कुछ आप अपना गुस्सा दिखाना चाहते हो, कुछ प्यार दिखाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, अपना विचार रखना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करो।